हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड स्पेशल। मैं हूं अरीना फारूक शेख और मोटरवे ज्यादती केस अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत अहम पेशरफ्त। 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद दोनों मुल्जिमान की शनाख्त जाहिर हो गई है। एक मुल्जिम का तो डीएनए भी मैच हो गया है, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी सामने आ गया है। साथ ही साथ मुख्तलिफ साइंसी जो बुनियादों पर तफ्तीश हुई है उसकी बुनियाद पर दूसरा जो उसका साथी है उस तक भी पहुंच गए हैं। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी से मुतल्लिक वजीर आला पंजाब थे, वजीर कानून पंजाब थे, आईजी पंजाब साहब थे और उन्होंने सारा कुछ बताया कि पिछले 2-3 रोज में क्या कार्रवाई हुई है। आपके लिए चीदा चीदा वो नुकात बयान कर देते हैं। वजीर आला साहब ने बताया कि जी मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और जल्द उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। ये भी बताया कि जो इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद देगा 25-25 लाख रुपए इनाम की रकम भी मुकर्रर की गई है। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब उन्होंने बताया कि किस तरह से इन मुल्जिमान तक पहुंचने में मदद मिली मुख्तलिफ साइंसी बुनियादों पर। उन्होंने बताया कि जी फिंगरप्रिंट्स, इलाके की जियो फेंसिंग, मुख्तलिफ नमूने लिए गए और मुख्तलिफ सबूतों से, फॉरेंसिक रिसर्च से, साइंटिफिक सबूतों की बुनियाद पर वो पहुंचे ये जो मेन मरकजी मुल्जिम है उस तक, जिसका नाम बताया जा रहा है आबिद। अब आबिद से मुतल्लिक को बताते हैं कि जी बहावल नगर का ये रिहायशी है और ये भी साथ उन्होंने बताया है कि रातों रात इसका रिकॉर्ड जब निकलवाया तो सिर्फ यही एक वाकया नहीं है जिसमें इस वारदात में मुलव्विस नहीं है, इससे पहले 8 दीगर वारदातें जो वो कर चुका है, जिसमें एक ज्यादती, माँ और बेटी से ज्यादती की वारदात भी शामिल है। उसकी भी डिटेल्स जाके शामिल करते हैं, अपने एनालिस्ट से भी उस पर राय लेंगे। खैर ये भी बताया गया है कि एक रेड भी मारी गई ये जो मुल्जिम है आबिद, उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसके साथी वकारुल हसन की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन आईजी पंजाब साहब ने बताया कि ये रेड इस वजह से नाकाम हो गई क्योंकि मुल्जिम शायद देख रहा था सारी की सारी डेवलपमेंट्स और उससे मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी मुख्तलिफ ज़राए से वो था और शायद उसकी वजह से उस तक मालूमात पहुंची और शायद वो रुकावट बना और वो फरार हो गया मौके से। तो सवाल जी हमने आज ये रखा है बुनियादी अपने एनालिस्ट के लिए कि इस तरह के केसेस को रोकने के लिए किन की ज़रूरत है। ऑप्शन है सरेआम फांसी और बेहतर फॉरेंसिक तफ्तीश की, लेकिन हम दीगर ज़िमनी सवालात शामिल करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेंगे कि पूरी जो ये सूरत हाल बनी है क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, नेमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ दे रही हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। बड़ी अहम ये पेशरफ्त आज जो हुई है और जिस तरह से आईजी साहब ने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, साइंसी बुनियादों पर किस तरह से सबूत इकट्ठे किए गए, उससे मदद ली गई और फिर जियो फेंसिंग करके, मोबाइल का डेटा इस्तेमाल करके न सिर्फ मुल्जिम, मरकजी मुल्जिम, बल्कि उसके साथी तक पहुंचा गया। तो क्या लगता है आपको क्या ज़्यादा अहम था इस केस में? किस तरह से टेक्निकलिटीज़ ने और साइंटिफिक बुनियाद ने मदद की? देखिए अलीना, सुबह से हमें भी यही खबर आ रही थी कि एक मुल्जिम तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि 500 लोगों का डीएनए जो मुझे बताया गया था वो ये था कि 500 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था, उसमें से मैच कर गए थे और लोकेशन पता चल गई थी। तो ये खबरें आ रही थी कि कोई कार्रवाई की जाएगी और मुल्जिम जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वजीर आला पंजाब ने 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो पर कैंसिल हुई और फिर वो रात को अभी थोड़ी देर पहले जो हुई है इसलिए हुई है क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन आई है मुल्जिम के बारे में। लेकिन खैर वो अभी, जैसे आईजी ने भी बताया कि वो भाग गए थे। देखिए अलीना, यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि अभी तक हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है और वो पैटर्न ये है कि जब मीडिया में शोर मचता है, जब लोग शोर मचाते हैं, जब मीडिया एक केस को बहुत कवरेज देती है, तो फिर हम देखते हैं कि एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है। हमने जैनब के केस में भी ये देखा, इस केस में भी ये देखा। लेकिन जो बाकी केसेस हैं, अब जैसे मैं सिर्फ आपको इस साल का बताऊं, इस साल अब 7 महीनों में 2000 से ज्यादा रेप केसेस सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 100 तो गैंग रेप के केसेस थे। अब इन बाकी केसेस का क्या हुआ, इसमें हमें कोई कभी जवाब नहीं मिलता। इसकी कन्विक्शन रेट क्या है, मतलब केसेस पे केसेस तो आ रहे हैं लेकिन कन्विक्शन हो रही है। इसमें आप कभी नहीं सुनेंगे कि वजीर आला के बारे में कि वजीर आला जो है वो सुबह के 4 बजे तक जाके कार्रवाई को पता कर रहे थे या मीटिंग्स कर रहे थे। तो ये एक पैटर्न जो है इसको तब्दील करने की और बदलने की जरूरत है कि अगर केस जो है उसको कवरेज ना मिले तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि इन बाकी केसेस का क्या हुआ। कि मैं आपको सिर्फ डेटा 1 साल का दे दूं, पिछले साल का पता नहीं क्या डेटा है, उससे पिछले साल का क्या डेटा है, कितने केसेस हैं जो अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अलीना, यहाँ पे मैं जरूर ये कहूंगी कि एक मैसेज जाना
ابھی بھی بہت ضروری ہے. جیسے میں کل بھی بات کر رہی تھی کہ CCPO لاہور کو ہٹانا عہدے سے ابھی بھی بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے سنا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا بات کی. انہوں نے کہا جب ان سے CCPO کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بڑی انہوں نے irrelevant سی بات کر دی. انہوں نے لفظ استعمال کیا irrelevant. اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا ان کے بیان کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ خواہ کی آپ نے کنٹروورسی بنا دی ہے. اسد عمر صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی. میرے خیال سے جو الفاظ یا جو لفظ وہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے وہ تھا شرمناک, کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ریپ اپولوجسٹ کی جیسی بات ہے. اور میں آپ کو آج بتاؤں علینا, کیونکہ میں آج اسٹوری کو فالو کر رہی تھی اور میں نے آج کافی فون کال کی اور CCPO کے دفتر میں بھی میری کافی بات ہوئی. ایک تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ CCPO کا جو آفس ہے وہ اب اس کارروائی میں اس تحقیقات کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ CCPO کا بیان ایسا آیا تھا کہ ان کو الگ کر دیا. دوسری جب میری 2-3 افسران سے بات ہوئی پولیس میں تو میں آپ کو بتاؤں علینا, انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی جس طرح کی CCPO لاہور نے بات کی. میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتی کہ انہوں نے کیا یا کس قسم کے الفاظ استعمال کیے, لیکن سوچ وہی تھی. تو اب اس طرح کی اگر مینٹالٹی ہو اگر آپ کے پولیس میں تو بہت ضروری ہے کہ ایک کلیئر کٹ میسج جائے. آپ صحیح نشاندہی کر رہی ہیں بے نظیر, ہم اس کے اوپر بالکل ہم نے مختلف پہلوؤں سے مختلف انداز میں اپنے انالسٹ کا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کے اوپر خاص طور پر ویو جانا. اور تھوڑا سا یہ بھی یہاں پہ واضح کر دوں کہ ابھی آگے جا کے ہم گفتگو میں یہ بھی شامل کریں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ IG صاحب نے شو کاز کر دی ہے CCPO صاحب کو, تو اس کی لیگل کیا سٹینڈنگ ہوگی یہ بھی پوچھتے ہیں. میں ذرا ریما سے جاننا چاہتی ہوں ایک پہلو, یہ جو عابد ہے ملزم, اس سے متعلق ریما جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں اس میں بڑی حیران کن ایک بات مجھے لگی ہے. دیگر 8 جو مقدمات ہیں اس میں ایک میں ایک ڈکیتی کے ساتھ ساتھ اس نے ماں اور بیٹی کا ریپ کیا گھر میں گھس کے باپ کے سامنے, لیکن بعد میں عدالت میں معاملہ گیا تو صلح ہو گئی. تو اس طرح کے معاملات میں جب ریپ کا الزام ہو تو کیا وہاں پر لیگل سٹینڈنگ ہوتی ہے؟ کیا ریاست انٹرفیئر نہیں کر سکتی یا پھر صلح ہو جاتی ہے بس؟ جی شکریہ لینا. ریپ جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, اس میں صلح نہیں ہو سکتی لیگلی, لیکن پھر بھی بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. اور افسوس کی بات ہے اس میں پولیس کا بھی ایک رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرائل کا کیا بنے گا, کنوکشن تو ہوگی نہیں, اپنا کام انہوں نے کرنا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں چلیں آپ باہر بھی مکمکا کر لیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے, لیکن میں پھر سے کلیریفائی کرنا چاہوں گی, ریپ جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, اس میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیس کو انویسٹیگیشن سے لے کے اینڈ تک, کنوکشن تک, سزا تک فالو کرے, اور اس طرح اپنی ذمہ داری سے ہاتھ نہ دھوئے کہ لوگوں کو کہہ لے کہ وہ آپس میں وکٹمز جو ہیں ان کو وہ صلح کر لیں پرپیٹریٹرز کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے کیسز میں ریاست یہی رول پلے کرتی ہے جو ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کا جو بنیادی سوال ہے آج کہ کرنا کیا چاہیے, اس سے شروع کرتے ہیں کہ کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو سزا پہ ہم پہنچ گئے کہ سزا کیا ہونی چاہیے ریپ کے کیسز میں. پہلے جو مرحلے ہیں ان کی تو بات کر لیں. ابھی میڈیا میں اتنا یہ کیس ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اس لیے جیسے بے نظیر نے بھی کہا ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایکشن ہو رہا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چیف ہیں پولیس کے لاہور کے, ان کے کیا ایٹیٹیوڈ ہے ایسے جرائم کے اوپر. باقی جو کیسز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے علینا, انویسٹیگیشنز اتنی ویک ہوتی ہیں, پروسیکیوشنز جو ہیں وہ وکٹمز کو ڈبلی وکٹمائز کرتی ہیں اس طرح کے سوالات کے ساتھ, ان کو ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ریاست کے ہمارے جو نمائندے ہیں ان کے سامنے. کورٹس کیسے کیسے سوالات پوچھتے ہیں ججز جو وکٹمز ہیں, سروائیورز ہیں, ان سے. اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہے اس کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ریاست کس طرح فیل کرتی ہے سروائیورز کو, وکٹمز کو, انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, ٹرائل کی سٹیج پہ. لیکن پہلے ہی ہم پہنچ گئے ہیں کہ سزا کیا ہونی چاہیے. یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی, یہ میری نظر میں غیر سنجیدگی دکھاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے سچ میں پاکستان کی خواتین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ کو ان کو بتانا ہے کہ ہر ایک کیس اتنا ہی ریاست کے لیے اہم ہے جتنا یہ, اور آپ تھرو آؤٹ فالو اس کو کریں گے, اور پھر سزا کی بات تو اینڈ میں آنی چاہیے. یہ تو ایک ڈائگریشن ہے, ایسا کوئی بھی واقعہ ہو آپ کہہ دو سر عام پھانسی ہونی چاہیے, اب تو کیسٹریشن کی بات بھی ہم نے شروع کر دی ہے, پتہ نہیں کل کو ہم اور کیا بات کریں گے. یہ تو اینڈ کی بات ہے نا لینا, پہلے آپ شروع کا پروسیس تو بہتر بنائیں, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات, آپ پاکستان کو ایک پریونٹیو میجرز بھی آپ لیں.
آپ پاکستان کو ایک سیف جگہ بنائیں خواتین کے لیے, جہاں پبلک سپیسز میں وہ فیل کر سکیں کہ وہ سیکیور ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, اور اگین کیا نہیں کرنا چاہیے, کہ ابھی بھی ہم نے پہلے بھی اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں, اور ریسٹرکشنز خواتین پہ لگا رہے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے, آپ کے بھائی بہنیں, آپ کی فیملی والے, آپ کی ماں باپ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں نکلنا چاہیے, پاکستان سیف نہیں ہے. ہم اور سیگریگیشن کی بات کر رہے ہیں, جیسے جب لاہور کے یہ اسکولز جو میں آپ نے سیکشل پروسیس کی ہراسمنٹ بات کی کی ہے نا بات ہوئی ریما, بڑی لینا, اچھی بات سوری کی ہے, لینا, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. سیگریگیشن کی بھی بات, کہ سیگریگیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں پاکستان کو ہماری خواتین کے لیے سیف بنانا چاہیے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگوں سے, چاہے وہ پرائیویٹلی ہو یا پبلکلی ہو, سیگریگیشن کی بات بھی ہو رہی ہے. اور فائنلی میں بے نظیر کی بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گی, سی سی پی او ہیز ٹو گو. ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, لوگوں کو ان کی لیجیٹیمیسی پہ بہت سوالات ہیں. اس کو چاہے انویسٹیگیشن سکسیسفل بھی ہو جائے, چاہے پروسیکیوشن بھی اس کیس میں سکسیسفل ہو جائے, یہ اس بات کو ختم نہیں کر دیتی کہ انہوں نے کس طرح کے ریمارکس دیے ہیں اور ان کا بیہیویئر کیسا ہے اس ایشو پہ. سو ہی ہیز ٹو گو. اگر ریاست ہماری سنجیدہ ہے, اس سے شروع کریں کہ ان کو عہدے سے فارغ کریں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, ہماری دونوں اینالسٹ نے میڈیا سے متعلق بات کی کہ میڈیا کے اوپر کوریج ہوئی, ہائی لائٹ ہوا یہ ایشو, تو پھر اٹھایا گیا اور اس کے اوپر بڑی متحرک اور مستعد کارروائی ہوئی. لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آئی جی صاحب نے ساری تفتیش کا بتاتے ہوئے, جو کارروائی ہوئی ہے اس کا بتاتے ہوئے گلہ یہ کیا کہ کچھ انفارمیشن تھی جو وقت سے پہلے شاید آ گئی منظر عام پر, اور اس کی وجہ سے گرفتاری میں بڑی رکاوٹ آئی, فرار ہو گئے ملزمان. تو تھوڑی انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. جی, میرا خیال ہے آئی جی صاحب کی ایک کنسرن درست ہے, اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. دیکھیے, اس کیس میں جب آلریڈی کچھ چینل نے یہ چلا دیا نا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور آئی جی یہ کہہ رہا ہے کہ گرفتار نہیں ہوا, اس کا فائدہ ملزمان کو عدالتوں میں پہنچتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ جو ڈیٹ آف اریسٹ ہے, شو آف اریسٹ ہے, اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچتا ہے جب ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی فلاں چینل نے تو اس دن کی گرفتاری شو کی ہے, آپ اس دن کی گرفتاری شو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے اس میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اچھی پیش رفت ہے, لیکن یہاں رکنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے پری میچور پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس کو تھوڑا سا ود ہولڈ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں بقول آپ کے, تو پھر ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ اس سے مزید کانفلکٹ کھڑا ہوتا ہے جب کوسچن آنسرز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں لیگلی اگر آپ دیکھیں تو لیگلی ملزمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں, کیونکہ ابھی اس کی گرفتاری ہوئی نہیں ہے, ابھی پلیس آف اریسٹ نہیں پتا, ابھی شو آف اریسٹ نہیں پتا, کس انداز میں آپ نے گرفتار کیا ہے. یہ ساری چیزیں کورٹ میں آتی ہیں. میں کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو اب تک کی پروگریس نظر آ رہی ہے, اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچے گا. دیکھیے, سب سے پہلے اریسٹ اس کا ہونا, اس کو ثابت ہونا. اور میں آپ کو جسٹس ناصر اسلم زاہد کا, کہ اس زمانے میں جب 95 میں یہ کیسز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وغیرہ ہوتی تھیں اور یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کو پکڑ لیا ہے اور ریوارڈ منی دے دی جاتی تھی, اس وقت ان کی رولنگ تھی ریوارڈ منی اس وقت تک نہ دی جائے کسی پولیس آفیسر کو جب تک یہ ملزمان مجرم ثابت نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور 60% کیسز میں اس زمانے میں وہ سارے پولیس افسران جن کو ریوارڈ منی ملی, وہ کیس کے ملزمان سب کے سب چھوٹ گئے اس میں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سزا کی بات ہے, بالکل میں اس چیز کو کہ آپ کو ڈیٹرنس کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور جلد سے جلد ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں, پروسیکیوٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ پروسیکیوشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے, اس کو اتنی جرت ہے کہ وہ جا کے ایک اور اوفینس کر دیتا ہے, پھر ایک اور اوفینس کر دیتا ہے. تو یہ آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ
एक थप्पड़ है। वेरी आपके इंपॉर्टेंट, पुलिस वेरी एक थप्पड़ है। इंपॉर्टेंट। ये मजा आपने पॉइंट उठाया ना कि एक शख्स, एक 27 साला शख्स जो पहले एक दफा रेप कर चुका है, उसको सजा नहीं हुई, बर वक्त सजा नहीं हुई, इसकी वजह से उसकी जुर्रत बढ़ती है कि वो दोबारा वो हरकत करे। हम जरा इसके ऊपर डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे भट्टी साहब और महमल का कमेंट लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, मोटरवे ज्यादती केस की बात कर रहे हैं और आज होने वाली अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मजहर अब्बास साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो डिटेल्स बताई गई, उनके ख्याल में वो प्री मैच्योर था। ट्विटर पर भी हमने यही देखा, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुख्तलिफ मुआविनीन की जानिब से, हुकूमती अहदेदारों की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही थी DNA सैंपल मैच होने पे। तो भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, क्या वेट करना चाहिए, गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद आपने जो मुबारकबादें देनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है करें, या फिर साथ साथ आगाह करते रहना चाहिए आवाम को? देखिए मैडम शेख, हम किसी तौर पर भी खुश नहीं होते। ये जितना दबाव था पंजाब हुकूमत पे, इस गवर्नमेंट पे, इस पुलिस पे, जितना सारा कुछ था, उसके बाद हमने क्या करना था? बताया क्यों नहीं कुछ? बता क्यों नहीं रहे कुछ? जब बताया जाएगा तो ज़रा वेट कर लेते, फांसी के बाद कर लेते। मदर साहब का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं उनका एग्री करता हूं कि जब गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा माहौल होता है और दूसरा होता है, लेकिन कोई बात नहीं अगर उन्होंने यहाँ तक आगाह कर दिया और आगे कर दिया। लेकिन आपका जहाँ तक सवाल है, मैं सवाल पर आता हूँ। सरेआम फांसी मैडम शेख, सरेआम फांसी 1 साल करके देख लें, पकड़ें, मुकर्रा वक्त में सरेआम लटकाएं, कम से कम बच्चियों के रेप, खवातीन से डकैती विद रेप, इनको तो सरेआम फांसी दें। ये इंसान नहीं है, इनके कोई इंसानी हकूक नहीं है, ये दरिंदे हैं। ये जो मुजरम आबद है, 8 वारदातों के बाद इसी पुलिस, इसी निज़ाम में ये जो रेप हुआ है, ये इस निज़ाम इंसाफ के साथ रेप हुआ है। ये रेप जो हुआ है इस पुलिस के निज़ाम के साथ रेप हुआ है। ये जो रेप हुआ है हमारे पूरे सिस्टम के साथ रेप हुआ है। ये जो इस 8 वारदातों के बाद फिर आकर इसने रेप किया है, ये जो उस मां बेटी का रेप किया, उसको आप क्या जवाब देंगे? हमारे पास तफ्तीश है, पुलिस है, निज़ाम है, इंसानी हकूक है, इंसान है। उस बाप को क्या जवाब देंगे जिसके सामने ये रेप हुआ है? क्या करेंगे उसके सामने? उसको मेरे खानदान में यह हादसा होता है, मैं FIR से सुप्रीम कोर्ट तक रोज जीऊं रोज मरूं। मैं नहीं पढ़ना चाहता पुलिस और इस अदालतों के चक्कर में। यह निजाम फरसूदा हो चुका है, नकारा हो चुका है। इन लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनको सरेआम गोलियां मारो, 1 साल करके देखो, आपको लग पता जाएगा। और दूसरी बात, मैं इस बात पे, उसने CCPO ने गलत बात की, उसको माफी मांगनी चाहिए, शोकाज नोटिस भी हो गया, जवाब देना चाहिए, मगर इस बात पर उसको मुस्ताफी नहीं होना चाहिए, ना जाना चाहिए। कितने लोगों को आप इस पे करेंगे? आप इन बातों पर कितने लोगों को आप एक जुमलों पर आप घर भेजना शुरू करेंगे? इस मुआशरे को बनाना क्या चाहते हैं आप? आपको पसंद नहीं आया जुमला, आपने घर भेज दिया। कुछ लोग तो भट्टी साहब हुकूमत से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस अफसर, लोग कह रहे हैं वज़ीर आला साहब मुस्ताफी करते रहे ना। मैंने हुकूमत में तो नहीं हूं ना, मैं हुकूमत में तो नहीं हूं, मेरी अपनी राय है। एज ए पुलिस अफसर उसको ये नहीं देना चाहिए था, उस क्रिटिकल लम्हे पे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो बातें उसने की वो बातें मेरी भी हैं। मैं रात को अपनी बहन को अकेला नहीं जाने देना चाहता। मैं पेट्रोल वाली भी ठीक बात है, भट्टी साहब आप में और CCPO में बड़ा फर्क है। भट्टी साहब बुनियादी नुक्ता फर्क है। अच्छा, मैं जरा आपकी जो सरेआम फांसी वाला नुक्ता है ना, नहीं, मेरी बात सुन लेना मैडम शेख, बात सुन ले प्लीज, बात सुन ले। 3 बातें मैंने करनी है, वो छोटी छोटी। 18 जुलाई 2020 को साबका IJ शोएब दस्तगीर साहब ने खत लिखा सेक्रेटरी मवासलात जफर हसन को कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तैनात की जाए। ये 18 जुलाई की बात है। ये सारा खत नजरअंदाज कर दिया गया। 80% नफरी उसने कहा था पंजाब हाईवे पुलिस, 20% नेशनल हाईवे पुलिस। खत नजरअंदाज कर दिया। और आज जब एक माँ, एक बहन, एक बेटी की इज्जत लुटी है, नफरी तैनात हो गई है। अच्छा, रात खातून हेल्पलाइन पर जब उसने फोन किया तो कहा मैं अकेली हूं, 3 बच्चे हैं। आगे से पता क्या जवाब मिलता है? ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, अभी मोटरवे पुलिस ने इसका चार्ज नहीं संभाला। क्या यही जवाब रात के 1, 2, 3 बजे देना चाहिए खातून को? और क्या कोई अफसर, वजीर, मशीर फोन करता या उसकी फैमिली करती तो यही जवाब होता? और आखिरी बात,
फॉरेंसिक लैब डीएनए के लिए जाता है, सैंपल पहुंचा तो पता चला लैब के पास केमिकल नहीं है, डीएनए किट्स नहीं है, खत्म हो चुकी है। महकमा खजाना ने पैसे नहीं दिए। आज वो कल परसों वो जबरदस्ती 5 करोड़ और 43 लाख रुपया उनको दिया गया। और आप सुन लीजिए, ये अभी इतना शोर मचा हुआ है, तौसा में 2 बच्चों की मां से बच्चों के सामने ज्यादती फिर हुई है कल, और 24 घंटे लवाहकीन रुलते रहे हैं। एहतजाज किया है तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है, और तब तक डीएसपी साहब ने खुशखबरी सुनाई कि दोनों मुल्जमान ने अबूरी जमानत करा ली है। इस निजाम पर आप कहते हैं करेंगे, इस पर आप करेंगे, करना चाहते हैं। कौमी असम्बली में 5 इंकशाफ हुआ, 5 बरसों में सर आप फॉरेंसिक लैब का कह रहे हैं, फॉरेंसिक लैब की कमी है पूरे मुल्क में। आपको कराची तैयारी वाला हादसा नहीं याद है? वो पंजाब से सिंध से पंजाब लाने में क्या इन्होंने सैंपल्स के साथ किया था। खैर, मैं जरा महमल का कमेंट, महमल को शामिल गुफ्तगू करते हैं भट्टी साहब। महमल, जिस तरह भट्टी साहब ने अपनी राय का इजहार किया, उनके ख्याल में सरेआम फांसी इसका हल है, लोगों के दिलों में शायद खौफ बैठेगा तो बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले के जो मराहिल हैं, क्या लगता है आपको वो कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये कि जो आपका बुनियादी सवाल है उसमें मेरे ख्याल में 3 मौज़ूआत को एक साथ जमा कर लिया है। कि पहली चीज़ जो होती है, आप लोग सेकंड और थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। पहली चीज़ तो होती है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। आपने जुर्म को रोकना कैसे, और जुर्म को रोकने के लिए यानी कि आपकी अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए। जिस तरह अगर इस जगह पर अगर पेट्रोलिंग हो रही होती, वहाँ पे पुलिस होती या मोटरवे के वो होते, तो फिर ये इस तरह की चीज़ होती नहीं। दूसरी, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, यानी कि इनका, दोनों का गालिबन कह रहे हैं कि इनका पहले से एक रिकॉर्ड है। तो अगर वो रिकॉर्ड था तो जिस तरह बाहर की दुनिया के अंदर एक होता है कि एक सेक्सुअल ऑफेंडर्स लिस्ट बनाई जाती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स लिस्ट बनाई जाती है, और उसके ऊपर एक पूरी वो चीज़ की जाती है। तो पाकिस्तान में ऐसी लिस्ट क्यों नहीं अवेलेबल? यानी कि वो कानून साज इदारों के पास ज़रूर होंगी, लेकिन वो अवाम के पास भी होनी चाहिए, ताकि अगर फ़र्ज़ करें मेरे मोहल्ले में कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रह रहा है और मुझे पता ही नहीं है, तो खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ या किसी और के साथ इस मोहल्ले में कुछ हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी चीज है जो आपने ये फोरेंसिक वाली बात की, ये होता है ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल। ये ट्रेस करने की जो इस वक्त चल रहा है कि ट्रेस कर रहे हैं वो से डीएनए से, देखिए ये भी पूरी दुनिया के अंदर होता है। साइंटिफिक टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और वो अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं। फोरेंसिक जो है वो कई दफा हमारे यहाँ एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस के अंदर वो जाया हो जाता है एविडेंस, क्योंकि वो प्रॉपर उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा कि बाहर किस तरीके से, तो पाकिस्तान में भी शुक्र है कि आप प्रॉपरली इन चीजों को साइंटिफिकली भी देखा जा रहा है, डीएनए है, बाकी चीजें हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज है। तीसरी जो चीज है कि डेटरेंस, कि यानी कि किस तरह रोका जाए। अब देखिए, जो जहां तक सरेआम फांसी की बात है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। रीमा उमर साहिबा ने एक्चुअली वो ट्वीट भी किया था चंद दिन पहले, जिसके अंदर कोर्ट्स ने यानी जजमेंट्स के अंदर हमारे आइन का आर्टिकल 14(1) जो है वो कोट किया गया, और ये कहा गया कि डिग्निटी जो है उसको नहीं वायलेट। तो जो पब्लिक एग्जीक्यूशन है उनके खिलाफ तो एक्चुअली हमारी अपनी कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, हमारे आइन के अंदर वो है कि इस तरह से वायलेट नहीं होती किसी की डिग्निटी। जहां तक बाकी फांसी की भी सजा है उसके ऊपर भी देखिए, हमारे खैर कानून के अंदर तो है, लेकिन बात यह है कि यूरोपियन ममालिक के अंदर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि वहां का जराइम का रेट और आप पाकिस्तान का कर लें तो उसकी वजह है ना कि वहां पर क्यों कम है। अगर कम है तो उसकी वजह बेसिकली पहला पॉइंट है जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जी, और दूसरे ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल। यहाँ पर ना प्रॉपर्ली प्रिवेंट होता है क्राइम, ना प्रॉपर्ली ट्रेस होते हैं अक्सर केसेस के अंदर। जिस तरह रेप के ऊपर कल भी बेनजीर ने भी बात की, रीमा ने भी बात की है कि 3 से 4। ये जो महमल आपने बात की है ना, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से पूरा आपने उसको समझ दिया, लेकिन एक नुक्ता मैं आपका उठाना चाहती, जल्दी से मुझे ब्रेक लेनी है महमल, जल्दी से। बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी की बात के भट्टी साहब ने कहा कि सीसीपीओ साहब ने अगर ऐसे बयान पे लोगों को हटाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको एज अ वुमन, मैं एक औरत का आपको बता सकती हूँ कि सीसीपीओ लाहौर के बयान से हम इतना गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलीज हुई, सब रैलीज के अंदर एक ही डिमांड थी कि सीसीपीओ साहब को रिमूव किया जाए। तो अगर औरतें ये डिमांड कर रही है तो कोई वजह है ना। हम लोग नहीं महफूज अपने आप को। जब पुलिस का चीफ अगर इस तरह की बात करेगा तो आपको सोच का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से डिमांड हो रही है। तो इसके अंदर ठीक है कि वो कोई कानूनी बयान इसके ऊपर ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। ठीक है जी, मुझे कुछ ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये जो महमल ने नुक्ता उठाया है ब्रेक के बाद बात करेंगे इसके ऊपर।
मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू जब ब्रेक से पहले जारी थी तो महमल ने यह पॉइंट उठाया कि भट्टी साहब ने जो एतराज़ लगाया है कि CCPO साहब की बात अवाम में अक्सरियत की यही राय है। तो भट्टी साहब, आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे कुछ, जिस तरह महमल ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया? देखिए, नंबर वन ये बात ये है कि यही CCPO जब DG खान में था, यही CCPO बंदा गलत बात कर जाता है, गलत मौके पे गलत बात कर जाता है। इस साथ मैंने कहा एज ए पुलिस अफसर, एज एक जो मुहाफ़िज है उसको ऐसे बात नहीं करने चाहिए थी। लेकिन सारे जो उसने बातें की वो मैं भी बात करना चाहता हूं, वो मेरे घर वाले भी बात करना चाहते हैं। ये DG खान में इसी बंदे ने खातून का रेप का केस पकड़ा 10 दिनों में। इसी बंदे ने पुलिस को हथकड़ियां लगवाई, एक माई के बच्चे को जो खुदकुशी उसने कत्ल किया गया और खुदकुशी बनाकर। इसी ने ईरान स्मगलिंग तेल पकड़ा, इसी ने पार्को वाला पकड़ा। एक बंदे की एक स्टेटमेंट पे आज एक स्टेटमेंट एक हमारे सियासतदान की तरफ से आई है, वो उस पे भी आप उसको कहेंगे सियासत छोड़ दे। मैं किसी दिन गलत बात करूं, किसी एक गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए, माजरत कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। क्या ये बेहतर ना होता अगर CCP, मुझे उमर शेख साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन CCPO लेकिन ये एक्सट्रीम है, ये एक और आप उसकी तरफ जा रहे हैं कि उस पे माफी, इसका आपको पसंद आते रहे, आप सारों को फारिग करते हमारी जिम्मेदारी थी, मैं शर्मिंदा हूं। हाँ, कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन ये इस पे ये कहना कि इसको फारिग कर दो, ये क्या बात है? अनारकी फैलाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं आप। इस मुल्क में आइन और कानून आप एक तरफ कहते हैं, रेपिस्ट के इंसान है। एक आखिरी बात एक तरफ आप कहते हैं रेपिस्ट इंसान है, उनको इंसानी हकूक दिए जाएं, उनको ना फांसी लगाई जाए। दूसरी तरफ आप इनको कहते हैं फारिग कर दें। बेनजीर कुछ कहना चाहती हैं? जी बेनजीर। देखिए अलीना, मुझे तो ये शो कॉज नोटिस की समझ ही नहीं आ रही। शो कॉज नोटिस आप भेजते हैं जब आप कहते हैं अच्छा आप आए, आके अपनी एक्सप्लेनेशन दें, वजाहत करें आपने ये बात की। देखिए हमें भी समझ आई उन्होंने क्या बात की है, उनको भी पता है उन्होंने क्या बात की है। ऐसा तो नहीं है कि हमें शायद बात का गलत हमें समझ आई हो। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये 7 दिन में शो कॉज नोटिस से क्या होगा। दूसरी बात जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि एनआरकी फैल जाएगी अगर उनको हटा दिया जाएगा, मतलब कि और कोई काबिल अफसर नहीं है पूरे पंजाब फोर्स में, पूरे लाहौर के पुलिस डिवीजन में जो उनकी जगह आ सकते हैं। देखिए जैसे महमल बात करी थी, ये बहुत जरूरी बात है कि पुलिस का काम क्या है। हमें ये समझना चाहिए कि पुलिस बाकी जो फोर्स होती है, जैसे फौज होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उससे बहुत फर्क होती है। पुलिस का काम होता है टू प्रोटेक्ट एंड टू सर्व, मतलब आपकी हिफाजत करना और आपकी खिदमत करना। और ये दोनों चीजें CCPO लाहौर नहीं करना चाहते। वो हमारी हिफाजत नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमत नहीं करना चाहते, खवातीन की तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज पूरे मुल्क में औरतें निकल के सड़क पे आपसे ये मुतालबा कर रही हैं वजीर आजम से कि इनको हटाया जाए। इससे ज्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट तो अब और क्या हो सकता है। ठीक है, अब मजहर साहब आपसे क्लोजिंग आर्गुमेंट लूंगी, लेकिन मेरे लिए इस पूरी चीज़ में, पूरी तफ्तीश जो सामने आई है उसमें सबसे अलार्मिंग बात यह है कि एक बंदा जो कि पहले एक दफ़ा कर चुका है रेप, वो सुलह हो गई, उसके बाद उसकी जुर्रत देखिए कि वो फिर करता है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं फिर ये कहूँगा, मैं सरेआम तो नहीं लेकिन सजाए मौत के हक में हूँ, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह एक तो ये कि सज़ाएं हमारे यहाँ बहुत ताख़ीर से होती हैं। इन सज़ाओं में की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। जब एक मरतबा आप रफ्तार तेज़ करेंगे तो वो वैसे ही डिटरेंस होता है। दूसरी बात देखिए, ये जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, ये सारे केसेस इन्होंने पकड़े होंगे। इन केसेस का अंजाम क्या हुआ ये नहीं पता मुझे कि अल्टीमेटली कोर्ट से उन लोगों को सजाएं हुई जिनको पकड़ा था या नहीं हुई हैं। अगर सिर्फ पकड़ा था और सजाएं नहीं हुई हैं तो फिर अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं करता आपकी उस बात को। जब चीफ मिनिस्टर से लेके फेडरल मिनिस्टर्स तक सब उसको कंडेम कर रहे हैं और वो आज के दिन तक सस्पेंड तक नहीं हुआ, यानी हैरान कुन बात यह है, वो बहुत अच्छा ऑफिसर होगा लेकिन एक ऑफिसर की
की बात को कोई जस्टिफाइड नहीं कर रहा। कम से कम 4 से 5 फेडरल मिनिस्टर्स ने कंडेम किया है, 2 मिनिस्टर्स ने उसका रिमूवल डिमांड किया है, चीफ मिनिस्टर ने उसको इररिस्पॉन्सिबल और इररेलेवेंट कहा है। उसके बाद भी आप सस्पेंड नहीं करते, आप सिर्फ शो कॉज दे रहे हैं। तो वो आपने बहुत अच्छे मार्कतुलारा पुलिस ऑफिसर होंगे। यहाँ हमने कराची में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर देखे, बड़े बड़े केसेस उन्होंने पकड़े, क्लेम किया कि हमने पकड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी उन ऑफिसर्स को अगर कोई गैर जिम्मेदार बयान देता है तो एटलीस्ट आप उसको सस्पेंड करते हैं, बाद में इंक्वायरी करके भले बहाल कर दें, आप वो माफी मांग ले। एक आदमी रिपीटेडली वही बात कह रहा है, तो एक तो वो बात है। दूसरे देखिए, डिटेरेंस के लिए आपकी जेल जो है वो मुल्जिमान को मुजरिम बनाती हैं। आपकी जेलें ऐसी नहीं है जो रिफॉर्म्स करती हों, आपकी जेलें ऐसी नहीं है कि जहां से मुल्जिम या मुजरिम जो है एक अच्छा इंसान बन के निकलता हो। इसलिए सजाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और ये याद रखें कि हमारे यहाँ जिस ज़माने में कोड़ों की सजाएं होती थी, उस ज़माने में हज़ारों लोग जो देखने आते थे, उन्होंने सबक नहीं सीखा उससे, वो एक तमाशा देखने आते थे। और ये हमने देखा है, मैंने खुद देखा है बख्तियारी यूथ सेंटर वगैरह में। सर अभी हाल में ये ज़ैनब के मुजरिम को फांसी की सजा हुई थी, कई बार फांसी की सजा हुई, लेकिन उसके बाद भी रेप सामने आ रहे हैं। फांसी की सजा बहुत, देखिए वो होता रहेगा, वो एक बीमारी भी है। जिस एज में, अब इस लड़के की जो एज है और उसका 7-8 साल पहले, यानी अगर आज उसकी एज जो है 26-27 साल है, तो तसव्वुर करें 7-8 साल पहले उसकी एज क्या होगी। तो ये एक बीमारी भी है, यानी खासतौर पे बच्चों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, वो आप जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं आप मालूम कर लें। मज़े साहब, ये जब आपने एक रुझान की बात की है ना, मैं जरा महमल से एक कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्टैट अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है, सामने आया, इसको किसी तरह से मुतासिबाना स्टैट ना समझा जाए, लेकिन ये प्रूवन है, एक रिपोर्ट में सामने आया कि शायद पंजाब में इस तरह का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह के केसेस, ये ज्यादती के केसेस का। तो महमल, इसकी वजह क्या देखती हैं आप? मेरे ख्याल में ये पंजाब में शायद रिपोर्ट ज्यादा होते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाकी हमारे जो, हाँ जी, मेरे ख्याल में ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है ना रिपोर्टिंग केसेस की, एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और इवन रेप केसेस, इनकी ज्यादा रिपोर्ट करते नहीं है लोग, डर के मारे नहीं करते लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज को आपने देखा ही है कि एक फैमिली ऑनर और इस तरह की चीज का, और दूसरा भी जिस तरह रीमा ने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि किस तरह से वो पुलिस थाने में क्या होता है, फिर कोर्ट के अंदर क्या होता है, सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मोस्टली लोग रिपोर्ट नहीं करते ये चीजें। तो अगर पंजाब के अंदर शरह ज्यादा है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इधर। बाकी कुछ बैकवर्ड इलाके भी हैं, चाहे गांव वगैरह भी होते हैं, वहां से नहीं होती होंगी। बाकी जो 3 छोटे सूबे, हो सकता है कि उधर रिपोर्टिंग ना उतनी हो रही हो, मुझे नहीं पता इसकी, क्योंकि साइंटिफिक तो मेरे पास डेटा नहीं है इसका कि क्या वजह है, बट मुझे लगता ये है कि रिपोर्टिंग असल मसला है। और ओवरऑल अभी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग कम हो रही है इन चीजों के, लोग नहीं सामने आना चाहते, डर लगता है अलीना। और फिर डर लगता है कि सीसीपीओ जैसे जो है वो इस तरह के बयानात जो देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक सोच की अक्कासी कर रही है। जब हमारे ऊपर लोग जिस तरह के बैठे होंगे अथॉरिटी के लेवल के ऊपर, जिनकी सोच ये है कि औरत रात को घर से ना निकले, औरत अकेले ना निकले, औरत जो है वो बिजी रोड ले ले, फलानी चीज कर ले, जब ये इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं ना साथ, तो फिर वाकई हम अपने आप को गैर महफूज ही समझेंगी ना, और फिर कैसे जाके कोई रिपोर्ट करेगा ऐसे मामलात, इतने सेंसिटिव मामलात जो है वो कैसे कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, जब आपको श्योरिटी नहीं है, या आपको जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं है सिस्टम के ऊपर, या ये कि जिन्होंने आपको जस्टिस दिलाना है। ठीक है जी, इसी बात पे मैं अपना प्रोग्राम कंक्लूड करूंगी आज का। और 2-3 नुकारे बुनियादी सवाल के जवाब के साथ जो सामने आए हैं, एक तो हमारे एनालिस्ट ने, भट्टी साहब के अलावा हमारे तीनों एनालिस्ट ने ये बात जाहिर की है कि जी सीसीपीओ के बयान पे जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है नाकाफ़ी है। मज़हर अब्बास साहब ने कहा कम से कम सस्पेंशन तो होती, जो तनाज़े उनके बयान से खड़ा हुआ है वो शो कॉज नोटिस बहुत उसके लिए मामूली सी बात है। दूसरी बात जो सबने सज़ा से मुतल्लिक कही है, सज़ा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात हो सकती है, इन डिटेल डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारे तमाम एनालिस्ट ने इस बात का इजहार किया है
کہ اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جس طرح سے تفتیش ہونی چاہیے مختلف بنیادوں پر، جس میں سائنٹیفک بنیادیں بھی شامل ہیں، جس طرح سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، پولیس کا اس میں کردار بڑا اہم ہے، اور اس کے بعد جب ملزم گرفت میں آ جائے تو عدالت میں اس کو کس طرح سے پروسیکیوٹ کیا جائے اور کس طرح سے انشور کیا جائے کہ اس کے اوپر سارے چارجز فریم ہوں، اور جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد سزا کی بات آتی ہے۔ جناب اسی پہ اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ تمام اینالسٹ کا شکریہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پیر کو۔ خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے۔